जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी की नीतियों के कारण पश्चिम बंगाल की स्थिति खराब हो गई है। पश्चिम बंगाल आर्थिक तौर पर पिछड़ता जा रहा है और राज्य सरकार घाटे के बजट पर बैठी हुई है, पैसों की कमी से जूझ रही है और टीएमसी की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें दो कारण सबसे अहम है जो इस वक्त टीएमसी पश्चिम बंगाल में चल रहा है। देखिए, सबसे पहले टीएमसी का बढ़ता परिवारवाद, ममता बनर्जी का बढ़ता परिवारवाद और हर जगह टीएमसी के लोगों को घुसाना, उनका वर्चस्व बढ़ाना। और दूसरा, राज्य की पंगु होती प्रशासनिक व्यवस्था और लुंज पुंज प्रशासनिक व्यवस्था और कारोबार विरोधी माहौल, इन सब कारणों ने पश्चिम बंगाल की विकास की गाड़ी में रोड़ा अटका दिया है। अभी एक उदाहरण से आपको मैं बताती हूँ। ममता बनर्जी की भाभी काजरी बनर्जी, उनको लेकर एक विवाद चल रहा है। रानी बिरला गर्ल्स कॉलेज में ममता बनर्जी की भाभी काजरी बनर्जी, उन्हें मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। एक तो वो अपनी भाभी को लाई राजनीति में अपनी पार्टी के अंदर, क्योंकि उनके भाई नाराज चल रहे थे। ये 2-3 साल पहले की बात है। एक भाई के बेटे अभिषेक बनर्जी, छोटे भाई के बेटे को उन्होंने पार्टी का सर्वे सर्वा बना रखा है। अब बड़े भाई नाराज थे तो भाभी को ले आई थी, पार्षद बनाए, चुनाव जीत गई। लेकिन अब उन्हें गर्ल्स कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया है जिसका शैक्षणिक क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। किसी भी शैक्षणिक संस्था की मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति को ही रखा जाता है। और जब ये कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने पूछा कि काजरी बनर्जी कैसे अध्यक्ष है। अब इसका जवाब नहीं दे पाए। अब इस मामले पर सुनवाई है। देखिए, मामला पहुंचा कैसे था। काजरी बनर्जी ने जो गर्ल्स कॉलेज है उसके प्रिंसिपल को किसी मामले में कारण बताओ नोटिस दिया था और फिर उनका सस्पेंशन कर दिया, निलंबन कर दिया था। अब प्रिंसिपल पहुंच गई कोर्ट। अब कोर्ट में काजरी बनर्जी के उनका कच्चा चिट्ठा खुलने लगा कि भाई कैसे अध्यक्ष बन गई। वैसे तो कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी का अलग से गठन करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। तो पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से 5 लोग नियुक्त कर दिए गए, जिसमें अध्यक्ष बन गई काजरी बनर्जी। अब देखिए, इसके कारण अब क्या हो रहा है, वहां पर गुटबाजी। प्रिंसिपल, उनको निलंबन का आदेश, वो कोर्ट गए हुए हैं। अब कॉलेज की मैनेजमेंट का क्या हाल हो रहा होगा जब वहां पर ये स्थिति है। होता यही है। देखिए, अगर आप योग्य लोगों को रखेंगे जिनका राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से लेना देना नहीं है, एक विचारधारा का समर्थन अलग बात होती है, लेकिन अगर आप पार्टी से जुड़े हुए लोगों को नहीं रखते हैं तो काम सुचारू रूप से चलता है। अब देखिए क्या हुआ आरजी कार केस में, क्या हुआ वहां। ये डॉक्टर से संबंध, इनके जो डॉक्टर थे वहां पर, उस डॉक्टर को जब यहाँ पता चला कि किस तरह से हॉस्पिटल में क्या क्या गलत कारोबार चल रहे हैं, हड्डियां बेची जा रही हैं और क्या क्या शवों का क्या क्या कारोबार हो रहा है। फिर वहां पर जो रेप का आरोपी था वो भी कहीं ना कहीं टीएमसी से जुड़ा हुआ पाया गया। उससे क्या हो रहा है कि गलत काम करने से लोग चूकते नहीं है, क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हैं। अब पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उसके कारण उन्हें लगता है कि हमें तो सरकार बचा लेगी। अब यही होता है और यही आरजी कार केस में हुआ। अभी यहाँ कलकत्ता के लॉ कॉलेज में क्या हुआ, वो भी टीएमसी का ही आदमी जिसने गैंगरेप किया एक महिला के साथ, कॉलेज की ही लड़की थी, और वो भी निकला वही स्टूडेंट यूनियन का और वहां पर अध्यक्ष रहा है और अब भी टीएमसी से जुड़ा हुआ है। एक बार निकाल दिया गया, फिर जुड़ा हुआ है। तो टीएमसी के लोग ही भरे जा रहे हैं, परिवार के लोग भरे जा रहे हैं, जिसका नुकसान क्या हो रहा है, व्यवस्था में। जहां भरते हो वो वहां पर गलत काम करना शुरू करते हैं और प्रशासन से नहीं डरते हैं, कानून से नहीं डरते हैं, जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके कारण वो चीज ठीक से नहीं चलती। जहां उन्हें काम पर लगाया जाता है, चाहे संस्था है, कोई संगठन है, चाहे कोई विभाग है, और वहां पर गैर कानूनी चीजें होने लगती हैं। ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। अगर काम ठीक से नहीं होगा, प्रशासन ठीक से नहीं चलेगा, सरकार ठीक से नहीं चलेगी, राज्य नहीं बढ़ेगा, यही चीजें होती हैं। अब दूसरी चीजें देखिए, ये तो परिवारवाद और पार्टीवाद दोनों चल रहा है। हर जगह परिवार के लोग डालो या पार्टी के लोग डालो। और दूसरा देखिए, यहाँ पर जो ममता बनर्जी इस वक्त उद्योगों का हाल कर रही हैं पश्चिम बंगाल में, जो आर्थिक स्थिति खराब है, उसमें ये कारण बड़ा बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में उद्योग कारोबार कम हो रहा है। कई कंपनियां बंद होकर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुकी हैं। 2011 से 2025 के बीच ममता बनर्जी के कार्यकाल में 6688 कंपनियां पश्चिम बंगाल से बोरिया बिस्तर बांधकर दूसरे राज्यों में जा चुकी हैं।
अब यहाँ पर कारोबार ही नहीं होगा तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, फिर पूरे राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। और यही हो रहा है, जहाँ 1960-61 के समय में जो पश्चिम बंगाल था उसका जीडीपी में योगदान 10% था, आज 2023-24 में योगदान जो है 5.6% है, अब 5.5% पर आ गया है। और देखिए अभी बात यही तक नहीं रुकी है, बल्कि अभी 4-5 कंपनियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने टीएमसी सरकार पर, पश्चिम बंगाल सरकार पर केस किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे, जिसमें अल्ट्राटेक है, ग्रासिम है, डालमिया है, इन कंपनियों ने केस किया। और केस क्या किया है कि ममता बनर्जी अभी एक नई नीति ला रही है और इस नीति को 32 साल पहले से रेट्रोस्पेक्टिव में लागू कर रही है। नीति क्या है कि 32 साल में जो कंपनियों को वहां पर जो भी अनुदान मिला है, जो भी सरकार से मदद मिली है, अब वो सब वापस किया जाएगा। एक ये होता है ना कि अभी से योगदान, अभी आगे जो है अनुदान नहीं मिलेगा, मदद नहीं मिलेगी, सब्सिडी नहीं मिलेगी, नहीं, 32 साल पहले से जो आपको मिला है वो सब वापस करो और जो बकाया है वो आप नहीं मांग सकते। अब इनकी सरकार ये नियम ले आई है। अब इससे कंपनियां परेशान कि आपने ही अनुदान दिया था और आपने वो अनुदान में उस वक्त शर्त भी नहीं रखी थी कि आपको कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा, लेकिन आज आप एक नया नियम लाकर कंपनियों का भट्टा बैठा रहे हो। अब ये मामला कोर्ट में गया है। अब पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि हम ये इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ताकि इस पैसे को कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जा सके। अब कल्याणकारी योजनाएं क्या है? कल्याणकारी योजनाओं में सब्सिडी आती है, राशन आता है, और जिस तरह से कुछ पेंशन आती है बुजुर्गों की, विधवाओं की, सब पेंशन आती है, लेकिन रेवड़ियां भी आती हैं। अब आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले रेवड़ियां भी बटेंगी। कई जगह धार्मिक तौर पर, मजहबी तौर पर पैसा भी दिया जाएगा और उस पैसे को एक तरह से सरकार की तरफ से तो मदद होगी, लेकिन उससे चुनावी फायदा उठाने की कोशिश होती है। दूसरा, रेवड़ियां बटेंगी तो उसके लिए पैसा चाहिए। अब पैसा आए कहां से? क्योंकि पहले ही राजस्व घाटा है, पहले ही 35,000 के घाटे पर है पश्चिम बंगाल की सरकार, यानी कि खर्चा ज्यादा और आमदनी कम है। अब 35, जो ऐसा नहीं है कि पूरा ममता बनर्जी की सरकार का ये घाटा है, मिला तो पिछली सरकारों से भी है, लेकिन आपने क्या किया? आपकी सरकार में क्या स्थिति हुई? आपकी सरकार में आप कहते हैं जीएसटी भी बढ़ा है, आपका जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, लेकिन आप कर्मचारियों का डीए नहीं दे पाते, महंगाई भत्ता नहीं दे पाते। अभी पिछले कुछ दिनों हंगामा हुआ है, 1-2 महीने पहले, कि कर्मचारी मामला कोर्ट में लेकर गए हैं कि ममता बनर्जी, टीएमसी की सरकार जो है वो महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं कर रही है। कोर्ट से आदेश आया देने के लिए, लेकिन इनकी सरकार के लिए अब ये बड़ी मुश्किल बन गई है। तो सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन अब चुनाव है तो रेवड़ियां भी बटेंगी, कोई ना कोई योजना आएगी, कुछ मुफ्त दिया जाएगा, तो अब उसके लिए कंपनियों से पैसा निकाला जा रहा है। अब कारोबारी परेशान है। अब कहने को तो इनकी सरकार कह रही है कि हम एक नई औद्योगिक नीति लाएंगे, कंपनियों को ये कहा गया था जिससे उनकी समस्या को कम किया जाएगा, लेकिन कब आएगी औद्योगिक नीति? कंपनियों ने कुछ इंतजार किया होगा तभी वो कोर्ट पहुंची है। अब मामले की सुनवाई नवंबर में है, लेकिन ये किस तरह से पैसा जुटा रहे हैं ये आर्थिक हालात बताता है। अगर देखिए, से दो चीजें होंगी, अगर यही चीज रहती है, ये नियम रहता है, तो फिर और कंपनियां जाएंगी, और कंपनियां जाएंगी तो कारोबार खत्म होगा, पश्चिम बंगाल के लोग पलायन करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, हालत खराब होगी राज्य की। और दूसरा, पहले की आर्थिक, ये अभी मौजूदा आर्थिक स्थिति भी दिखाता है, जीडीपी में योगदान घटा है, राजस्व घाटा आपका बढ़ता जा रहा है और आपके यहाँ से कारोबार सिमट रहे हैं, और आप ऐसी नीतियां लाकर कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका आप बना रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल की खराब आर्थिक स्थिति दिख रही है कि किस तरह से इनकी सरकार में कारोबार करना कितना मुश्किल हुआ है। अब इसकी वजह देखिए, प्रशासनिक स्तर पर कमी। पहले तो कई मंजूरी लेने के लिए, कुछ सहायता पाने के लिए लंबा लंबा इंतजार करना पड़ता है, परमिशन ही नहीं मिलती है, मंजूरी ही जुटाना मुश्किल होता है। दूसरा, ये तो कट वाला राज्य है, यानी कि यहाँ पर या तो पार्टी का कट लगता है, नेताओं का कट लगता है, छोटे छोटे कारोबारियों को देना पड़ता है। कोई छुपी हुई बात नहीं है, बार बार पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक रैलियों में मुद्दा उठा चुके हैं। या तो कट दिया जाता है, और ये कट कोई गुंडों द्वारा नहीं लिया जाता, या तो पार्टियों द्वारा लिया जाता है। अब कारोबारियों को उससे नुकसान तो होता ही है। साथ ही ममता बनर्जी देखिए किस तरह से आई थी सत्ता में, नंदीग्राम में, सिंगूर में टाटा प्रोजेक्ट का विरोध करके ही तो आई थी, नैनो प्रोजेक्ट का विरोध करके आई थी। अब जब आप इस मुद्दे पर आए हैं, आप कारोबारी का विरोध करके आए हैं, तो फिर आप जब सत्ता में आ जाते हैं तो आप पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर सवाल उठता है कि आपने पहले तो भूमि अधिग्रहण का विरोध किया, वहां पर आपने प्लांट नहीं लगने दिया, और जब आप सरकार में आए हैं तो आप भूमि बांट रहे हैं।
तो आपको उसमें नियम कड़े करने पड़ते हैं, उसमें समस्याएं पैदा होती हैं, भूमि अधिग्रहण करना मुश्किल हो जाता है कंपनियों के लिए। तो ये ममता बनर्जी जो एक अभी इनको छवि भी बनानी है, कारोबार भी चाहिए और कारोबारियों का विरोध भी करना है, कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए लोग भी इनके पास हैं, उसी विचार के साथ चलना है, कैपिटलिस्ट के खिलाफ, कैपिटलिस्ट के खिलाफ, कारोबारियों के खिलाफ, उद्योगपतियों के खिलाफ। तो उसमें समस्या ये होती है कि फिर उद्योग नहीं रहते हैं और फिर नौकरियां नहीं रहती हैं और आपका राज्य जो है वो खस्ता हाल में चला जाता है। और ये स्थिति बनी हुई है। केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हैं मनरेगा का पैसा रोक लिया, मनरेगा में, आपके राज्य में मनरेगा में कई गड़बड़ियां हुई हैं। अब जब गड़बड़ियां ठीक नहीं करोगे, गलत लोगों को सजा नहीं दोगे तो सरकार पैसा क्यों जारी करेगी? आयुष्मान योजना को लेकर था, पैसा लिया, लागू नहीं की योजना, तो सरकार ने आयुष्मान योजना का पैसा रोक लिया था, तब भी ममता बनर्जी चिल्ला रही थी। तो ये हालात बने हुए हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में कि वहां पर विकास का डब्बा गोल हो रहा है, परिवारवाद, पार्टीवाद जबरदस्त चल रहा है और ममता बनर्जी इस बार भी किसी तरह चुनाव जीतना चाहती है और अगर जीतती है तो पश्चिम बंगाल इसी तरह गर्त में पड़ा रहेगा और हालात जो है वो बद से बदतर होते जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।